डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर ऑफ जामिया जो कल ही हुई है, जामिया पीजी इंट्रेंस टेस्ट। एंड थैंक्स फैजल फारूक ये पेपर भेजने के लिए, जिसके चलते कि इसको एनालाइज कर रहे हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि सर क्या कह रहे हैं, तो आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉल साइंस हेल्प चैनल, जो एक छोटा सा प्रयास है रिसर्च बेस्ड नॉलेज शेयर करने का सोशल साइंस में, अभी तो पॉलिटिकल साइंस, और वो भी एग्जामिनेशन पर्पज से। आज जैसा मैंने आपको बताया कि कल जो पेपर हुई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पीजी इंट्रेंस टेस्ट जामिया मिलिया इस्लामिया की, उसको करेंगे एनालाइज, जिससे कि कई अन्य एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम जो आने वाले हैं उसमें हो आपको फायदा। लाइक सीपीईटी उड़ीसा की होने वाली है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सीपीजी की टेस्ट होने वाली है एएमयू की, इन सब में आपको फायदा हो सकता है। सो लेट अस बिगिन। ये आपको बताना मेरा कर्तव्य है। शायद आपको यदि पता नहीं हो तो आपको इससे फायदा हो सकता है कि जामिया के लिए जो है क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्रैश कोर्स यदि आप ज्वाइन करते हैं कभी भी, अभी से लेके एग्जामिनेशन तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें आपको 15 थीम वाइज मॉक्स मिलेंगे, बिल्कुल लाइव। कोई आपको ये नहीं है कि जो प्रीवियसली लिए गए हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, बिल्कुल लाइव मिलेंगे। और एक जो है फुल लेंथ पेपर भी मिलेगा, पॉल साइंस का भी और आईआर का भी। आप गौर कीजिए कि आईआर के लिए भी, मतलब एक कंबाइंड बैच है जिसमें आईआर और पॉल साइंस दोनों के रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं। देन लास्ट मिनट रिवीजन क्लासेस भी होंगे, एक या दो। और एग्जाम प्रेप स्ट्रेटजी लाइव सेशंस भी होती है जिसमें कि डिस्कस की जाती है। यदि आप इन सब का फायदा उठा के अपने चांसेस को थोड़ा और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं जामिया पीजीईटी पॉल साइंस एंड आईआर के पेपर के लिए, तो आप अपना मेल, नेम, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर भेजें paulsciencehelp@gmail.com पे। यदि आप यूजीसी नेट दे रहे हैं तो ये बुक, यदि ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस किसी भी बुक के लिए और यूजीसी नेट के लिए स्पेसिफिक 1000 बेस्ट एमसीक्यू यदि साउ दे रहे हैं, तो आपको एक यूनिक बुक मिलती है जो कहीं आपको नहीं मिलेगी। और यदि आप जामिया की या सीपेट दे रहे हैं या सीपीजी दे रहे हैं, एमयू, तो आपके लिए ये गोल्डन बुक है। ये बुक्स जो है सभी अमेजन पे मिलते हैं, अमेजन पे नोशनल प्राइस, मतलब इतनी कम में कि आप हैरान रह जाएंगे। ऑफ कोर्स वो किंडल वर्जन है जिसको आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, अब तो सभी ऑनलाइन ही बुक पढ़ते हैं। आप अमेजन पे जाएं, वहां पॉल साइंस हेल्प लिखें, आपको सारी बुक दिखेंगी, लेकिन इसकी डायरेक्ट क्लिकेबल लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। इससे पहले कि पेपर को एनालाइज करें, 100 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ना दो टाइप के क्वेश्चन है। एक जो कोर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के और इंडियन पॉलिटी, ये दो आपको पता है पूछे जाते हैं। और थर्ड जो है जीके और ये करंट इवेंट पूछते हैं। इसमें से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन तो मॉडरेट हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े चैलेंजिंग भी है। इंडियन पॉलिटी एक क्वेश्चन एकदम लड्डू है, इतने ज्यादा लड्डू हैं कि आपको लगेगा कि ये बच्चे जैसा क्वेश्चन है, और बहुत ज्यादा है क्वेश्चन। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। जो जीके और करंट इवेंट क्वेश्चन है वो टफ है, कई आपको पता ही नहीं होगा। तो यदि वो 10 क्वेश्चन को आप निकाल दें जो कि टफ है, जो जीके या करंट इवेंट का है, तो पूरा पेपर आपको जो है इजी है, मोस्टली इजी, कुछ ही क्वेश्चन चैलेंजिंग। तो ओवरऑल पेपर को आप क्या कहेंगे जिसमें 90 क्वेश्चन इजी हो? इजी पेपर है। हु प्रोपाउंडेड आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची? ये एकदम इजी क्वेश्चन है, लड्डू तो नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ये इलीट थ्योरी के बारे में थोड़ा सा भी यदि आपने पढ़ा हो, रॉबर्ट माइकल्स को पढ़ा हो। रॉबर्ट माइकल ने एक बुक लिखा था पॉलिटिकल पार्टीज, ए सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ ओलिगार्किकल टेंडेंसी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। 1962 तो नहीं है, ये गलत है, मुझे लगता है 1911 में ही इन्होंने ये बुक लिखा था, रॉबर्ट माइकल। तो रॉबर्ट माइकल वन ऑफ द थिंकर ऑफ इलीट थ्योरी कहलाते हैं। और इन्होंने जो ये पॉलिटिकल पार्टी का जो अध्ययन किया था, वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो जर्मनी में उसका किया था, उससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्न काल में कितना भी डेमोक्रेटिक हो टू बिगिन विद, शुरुआत में, लेकिन अल्टीमेटली वो एक ओलिगार्ची में बदल जाती है। ओलिगार्ची का मतलब ये होता है कि कुछ ही लोग, कुछ ही पावरफुल लोग उसको कंट्रोल करते हैं। आप इंडिया में भी देख लीजिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कुछ भी हो, कुछ ही लोग, 4-5 लोग मिल करके कंट्रोल करते हैं, ओलिगार्ची। आप उसे बच नहीं सकते, जब किसी चीज से आप बच नहीं सकते तो उसको आयरन लॉ कहते हैं। सो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची, ये रॉबर्ट माइकल्स, इटली के। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड लीड्स टू, अब यहां से देखिए जो इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन जैसे ही शुरू होता है, आप देखेंगे लड्डू क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने से क्या होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, और क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू, डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट,
जरूरी नहीं है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गिरती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर कहती है कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए, राष्ट्रपति मान भी सकते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कोई नहीं, कुछ इधर उधर दे दिया उन्होंने। इजी क्वेश्चन, हु रोट द बुक वर्क एंड ऑथोरिटी इन इंडस्ट्री? अब ये है डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये बुक आपको आपने देखा नहीं होगा पहले, इस थिंकर को भी नहीं सुना होगा, तो ये इस तरह के क्वेश्चन यहाँ बहुत कम ही है। बाकी जो डिफिकल्ट है वो जीके या करंट इवेंट में। इसका सही आंसर है रिचर्ड बेंडिक्स। रिचर्ड बेंडिक्स ने 1956 में बुक लिखा था वर्क एंड ऑथोरिटी इन इंडस्ट्री। तो बस आप जानते हैं तो जानते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कंडक्ट्स इलेक्शन इन इंडिया? अब ये सब क्वेश्चन क्या है? मतलब इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया, आर्टिकल 324। चलिए थोड़ा सा तो ज्ञान बढ़ा लीजिए। 324 में जो है, और पार्ट कितनी है, पार्ट 50, ये चेक कर लीजिए, मेमोरी से बोल रहा हूँ। पार्ट 15 में इलेक्शन का है, 324 इज द मदर आर्टिकल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 मेंबर कमिटी होती है, कमीशन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी? सिविल सोसाइटी पहले तो समझिए किसको कहते हैं। थर्ड सेगमेंट कहते हैं, जो कि ना तो गवर्नमेंट है और ना ही मार्केट है। तो जो तीसरी सेगमेंट है वो सिविल सोसाइटी है। ये गवर्नमेंट है, ये मार्केट है, और ये सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी को यदि आप देखें तो जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है, पीपल्स मूवमेंट है, सोशल मूवमेंट है, ये सब सारे जो है, जो 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 पब्लिक ओपिनियन लीडर्स हैं, वो भी जो सिविल सोसाइटी में आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी? तो स्टेट इंस्टीट्यूशन नहीं है, जुडिशरी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है, तो एक ही बचता है, नॉन स्टेट एक्टर इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी। याद कीजिए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो है, उसने कैसे जन लोकपाल बिल को बनाने में हेल्प किया था गवर्नमेंट को। आसान लड्डू क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब जुडिशियल एक्टिविज्म? अभी इन सब में एक और देखिएगा, ये सब छोटे छोटे फ्रेज हैं, जो बड़ा सबसे लाइन है या फ्रेज है वो सबसे सही आंसर। ये भी जो है, जो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है कि जब जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव के डोमेन में या लेजिस्लेचर के डोमेन में अपने पांव को रखते हुए नजर आती है, तो आपको लगेगा जुडिशियल एक्टिविज्म हो रही है। मतलब आप अपने दायरे से आगे बढ़ के आप एक तरह से एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में घुस रहे हो, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर जो मॉन्टेस्क ने दिया था उसके खिलाफ जाता है। इसका दो डायमेंशन है। आंसर तो आपको मिल गया, एक्सपेंडिंग द रोल ऑफ जुडिशरी इन पॉलिसी मैटर एंड एग्जीक्यूटिव मैटर, इवन रूल मेकिंग, लॉ मेकिंग में भी कई बार चले जाते हैं लेजिस्लेचर के डोमेन में। दो जो एस्पेक्ट हैं इसके दिखते हैं, दो डायमेंशन कर लीजिए। एक तो पीआईएल जब से शुरू हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तब से जुडिशियल एक्टिविज्म काफी बढ़ गई है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कोई भी कोर्ट को किसी मैटर के लिए अपील कर सकता है, अपने बिहाफ में नहीं, दूसरे के बिहाफ में, कि देखिए ये गरीब लोग मारे जा रहे हैं, इनका वोट कट गया, यहाँ नाली नहीं साफ हो रहा है, ये गवर्नमेंट नहीं काम कर रही है, कुछ भी किसी भी इशू पे। और कोर्ट जो है उसका सुओ मोटो भी संज्ञान लेती है, मतलब खुद ही पेपर पढ़ के भी एक जज डिसाइड कर सकता है, कोर्ट डिसाइड कर सकती है कि हम इसको पीआईएल के तौर पे लेंगे, और पीआईएल के बाद वो घुस जाते हैं एग्जीक्यूटिव के डोमेन में। तो ये एक जुडिशियल एक्टिविज्म को बढ़ावा देता है। आर्टिकल 21 जो है, उसने भी जुडिशियल एक्टिविज्म को काफी बढ़ावा दिया है। आपने रोज ही देखा होगा, अभी हाल में जो मेंसुरेशनल हेल्थ है, जो माहवारी होती है औरतों को, उसको भी जो है लाइफ, राइट टू लाइफ के अंतर्गत लाने की बात हुई। जो पैसिव यूथनेसिया है, जो जो लाइफ सपोर्ट पे होते हैं उनको डेथ ग्रांट कर देने का, उसको भी जो है वो फंडामेंटल राइट टू लाइफ के अंतर्गत उन्होंने लिया है। तो इस टाइप से वो उसका दायरा भी जो बढ़ता है, आर्टिकल 21 जो बढ़ाने की ताकत देता है कोर्ट में, उससे भी जुडिशियल एक्टिविज्म कई बार लोग कहते हैं आती है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स रीजनलिज्म इन इंडिया? ये एकदम सुपर डुपर इजी है, कोई आपको कोई और मरेगा ही नहीं। रीजनलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन के अगेंस्ट होती है, जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं है, और नेशनल इंटीग्रेशन हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन एजर्सन ऑफ रीजनल आइडेंटिटी, मतलब ये एक ऐसा ऑप्शन है इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी बंगाल में इलेक्शन हुआ तो रीजनलिज्म देखा, बंगाली अस्मिता एंड ऑल। द कॉन्सेप्ट ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स इंप्लाइज, देखो सबसे बड़ा लाइन या सबसे बड़ा फ्रेज, सबसे सही आंसर, अलायंस ऑफ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज फ्रेमिंग गवर्नमेंट। लड्डू क्वेश्चन, सारे लड्डू क्वेश्चन है ये सब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया? तो यूनिटरी सिस्टम फेडरलिज्म होगा नहीं। डिवीजन ऑफ पावर फेडरलिज्म को डिनोट करता है। तो सिंगल ऑथोरिटी नॉट फेडरलिज्म, यूनिटरी, मिलिट्री कंट्रोल, कुछ ऐसे ही लिख दिया इन्होंने। सब लड्डू क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो वोटिंग और पब्लिक इन्वॉल्वमेंट है। पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, बाकी सब ऐसे ही है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स इलेक्टोरल रिफॉर्म। तो अब ये सबसे बड़ा लाइन है ये, इनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शन। तो अब इससे आपको यदि एडिशनल इंफॉर्मेशन लेना है तो जितने इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी या कमीशन बने हैं, तारकुंडे कमीशन 1974 में, दिनेश गोस्वामी 1990s में, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी बनी थी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन के लिए। ये सबको एक बार जहन में ले आइए, उन्होंने क्या क्या दिया था, रिकमेंडेशन क्या क्या लागू हुए, वो सब थोड़ा समझ लीजिए इस क्वेश्चन के बहाने। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। अब बताइए सबसे लंबा फ्रेज, सबसे सही, फैमिली बेस्ड पॉलिटिकल लीडरशिप। ऑल लड्डू क्वेश्चन। मतलब आप जो भी इस एग्जाम को दिए होंगे खूब मुस्कुराए होंगे कि वाह ये पेपर तो बहुत मजेदार है। Who said that power corrupts and absolute power corrupts absolutely? मुझे लगता है कि मेरे जितने स्टूडेंट हैं कम से कम 70% जानते होंगे इसको, कई लोग नहीं भी जानते होंगे। लॉर्ड एक्सन जो कि एक लाइन वन लाइनर के लिए जाने जाते थे, उनका सबसे फेमस कोट है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। आप ट्रम्प को देख सकते हो अभी। तो यहाँ पे तो चलो लॉर्ड एक्सन आएंगे, लेकिन यहाँ पे एक मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये मैंने एक दो एग्जाम में देखा है। लॉर्ड बेवरेज होते थे यूके में, उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था, द बेवरेज रिपोर्ट 1942, और उसके बेसिस पे कई सालों तक यूके में वेलफेयर स्टेट जो है उसकी परिकल्पना रही। तो वेलफेयर स्टेट कैसे लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए, शिक्षा, आवास, हेल्थ केयर, ओल्ड एज केयर, ये कैसे गवर्नमेंट मुहैया करा सकती है लोगों के वेलफेयर को बढ़ाने के लिए, वेबरेज रिपोर्ट में था। जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे वेबरेज रिपोर्ट है। यहाँ चूंकि एलडी वाइट है तो इनको आपको याद करना चाहिए कि ही रोट इन 1926, 1926 में फर्स्ट टेक्स्ट बुक जो था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा करके इन्होंने बुक लिखा था। जोसिया स्टैम्प दिखते हैं जिन्होंने कि पब्लिक और प्राइवेट पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। यहाँ पे आके थोड़ा सा ही जागा है सेटर, और थोड़ी सी क्वेश्चन को थोड़ा हायर लेवल पे ले जाने की कोशिश किया। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 52nd अमेंडमेंट 1985। यू ऑल नो इट अप्लाइज टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ऑफ कोर्स इट अप्लाइज। मुझे नहीं लगता कि ये म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज में लागू होता है, ये केवल स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में ही लागू होता है, चेक कर लेना। लेकिन ये कहना कि द डिसीजन मेड इज मेड बाय इलेक्शन कमीशन रॉन्ग है। यहाँ पे जो फाइनल डिसीजन होता है, जो हाउस के जो चेयरपर्सन होते हैं, स्पीकर हो चाहे चेयरपर्सन अध्यक्ष, उनके हाथों में ये डिसीजन होता है, इसलिए ए एंड बी जो है केवल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस वेयर सेट अप टू एग्जामिन अब्यूजेस ऑफ पावर ड्यूरिंग द इंटरनल इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी लेके आई थी 1975 से 77, आर्टिकल 352 के तहत। तो ये बहुत फेमस कमीशन है जो इमरजेंसी कमीशन भी इसको कहते हैं, शाह कमीशन। इसमें ये भी फेमस है कि इंदिरा गांधी ने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया था। उन्होंने लगभग हर क्वेश्चन जो शाह कमीशन ने पूछा डिपोजिशन में, उन्होंने कहा कि आपको बताना मैं जरूरी नहीं समझती, मैंने जो किया वो नेशन के इंटरेस्ट में किया और वो मेरा करना मेरा दायित्व था। कुछ निकला भी नहीं, कुछ हो भी नहीं पाया। 60 number, where was the 2-day national conference of chairperson of estimate committee of parliament and state UT legislature held recently? अब यहां से जो है आपको बाउंसर शुरू होता है। इस बाउंसर में जीके के क्वेश्चन आते हैं, करंट इवेंट है, ऑलमोस्ट ऑल जो है टफ है, टफ है। अब ये कौन याद रखता है कि 2-डे नेशनल कॉन्फ्रेंस चेयरपर्सन ऑफ एस्टिमेट कमेटी का हुआ था, तो ये दिल्ली में हुआ था। चलिए, मैंने भी देखा, मुझे कुछ पता नहीं था। अब ईरोनेट जो है, चलिए ये तो मैंने अंदाज लगाया कि ये जो है वोटर रजिस्ट्रेशन का होगा, क्योंकि अभी जो है वोटर रजिस्ट्रेशन काफी एसआईआर के चलते तहलका मचाए हुए है, तो उसके चलते ये होगा। मुझे पता है कि वेब चेक इन फ्लाइट का नहीं है। सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऐसा कोई नेट चैनल नहीं है कि ऑनलाइन आप सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूट के लिए अप्लाई कर पाए। सेंसस डेटा कलेक्शन के लिए भी होता तो न्यूज में आ जाती। तो एक ही बचता है और वही है वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईरो नेट करके खोजा है, मतलब खोला है। ईरो मतलब कि इलेक्ट्रल रोल ऑनलाइन, इस टाइप का है नेट। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिराइव्स द पावर टू डी रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो सुपर डुपर टफ क्वेश्चन है, क्योंकि यदि आप ये गेस कर भी ले कि पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इनफैक्ट इसको आपको याद करना चाहिए, 1951 है, 50 नहीं है, ये उन्होंने कंफ्यूज किया है। इसको शॉर्ट में हम कहते हैं आरपीए। आरपीए यहाँ मैंने लिखा भी है, आरपीए एक्ट, इसको जरूर याद रख लीजिए। इसी तरह से कि सिटीजनशिप एक्ट 1955, वैसे ही जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, हमको जो वोट देने का अधिकार मिलता है, और कई चीजें वोटर से रिलेटेड, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, कैसे इलेक्शन होगा एंड ऑल, ये सब जो है
इस एक्ट में दी गई है। इसके सेक्शन 29 में जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन रजिस्टर करेगी, लेकिन डी रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। और ये पावर लगभग इलेक्शन कमीशन को है ही नहीं। एक बार कोई पॉलिटिकल पार्टी यदि रजिस्टर होगी तो उसको डी रजिस्टर नहीं किया जा सकता है। इनफैक्ट ये पावर जो है इलेक्शन कमीशन कहती है कि हमको बताए, गवर्नमेंट या लेजिस्लेचर लॉ बना के बताए कि हमें ये पावर मैं कैसे एक्सरसाइज करूं। तो इसका नन ऑफ द एबव होगा, मतलब ये पावर है ही नहीं डी रजिस्ट्रेशन का। ये केवल आपको बहकाने के लिए ये ऑप्शन है, लेकिन आप जान लीजिए। अभी 19 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन इज रिलेटेड टू द मैक्सिम। मैक्सिम मतलब कहावत, प्रोवर्ब, मुहावरा। थिंग्स दैट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली शुड नॉट बी डन इनडायरेक्टली ऑल्सो। मैक्सिम मतलब नॉर्म को भी बोलते हैं, जो करना चाहिए। मतलब जो चीजें ना सीधा नहीं हो सकता उसको टेढ़े करके भी मत करो। मतलब किसी ने कहा, मतलब आपको अपने फादर से बोला हमको 500 रुपए दो, फादर ने बताया नहीं मैं नहीं दे सकता, तो क्या उनके पॉकेट से चोरी कर लोगे या मदर से इमोशनल ब्लैकमेल करके लोगे? मतलब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकाल दो, नो, ये नहीं होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि ये जो है ना, ये इनमें से किससे ये रिलेटेड है? तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, मतलब ये मतलब ये होता है कि आग, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का मतलब है कि आगे से कोई चीज हो तो उसको ये ओवर रूल करेगा। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है पीछे से, इसका कोई नाता इससे नहीं है। डॉक्ट्राइन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, नो, ये तो ऐसा है कि लॉ का हर पार्ट जो है ना वो हारमोनियस होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि लॉ का पहला लाइन कुछ बोले और दूसरा जो है उसको अपोजिट जाए। डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, ये क्या कहता है? बेसिकली जब सेंटर स्टेट में झगड़ा हो कंकरेंट लिस्ट को लेकर के, कि भाई कंकरेंट लिस्ट में तो मुझे भी पावर था लेजिस्लेट करने का, पार्लियामेंट बोलेगी कि मुझे भी पावर था, यदि दोनों कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट देखेगी कि किसका ज्यादा हक बनता है, इस आधार पे कि जनता के लिए कौन ज्यादा रेलिवेंट गवर्नमेंट है, स्टेट या सेंटर, जो कि ये एक्ट को लाना चाहिए। मतलब पिथ एंड सब्सटेंस, जिसको सब्सटैंटिव, जिसको रोल हो उस इशू में, उसी को वो एक्ट बनाना चाहिए। ये सब भी नहीं है, ये बेसिकली है डॉक्ट्राइन ऑफ टॉलरेबल लेजिस्लेचर। मतलब जैसे इसको क्यों पूछा है इन्होंने, इसका एग्जाम्पल क्या है? अब सुप्रीम कोर्ट में केस गई, जिस समय केजरीवाल चलाते थे दिल्ली सरकार, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ते रहते थे कि जो सर्विसेज है, जो ब्यूरोक्रेट्स को ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार है, वो दिल्ली सरकार को है कि वो एलजी को है, जो कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो, ये तो जो चुनी हुई सरकार को ये हक होनी चाहिए। तो अब आप सीधे रास्ते से तो नहीं कर पाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून ही बदल दिया और उसने फिर कानून में चेंज करके कह दिया कि नहीं, ये एलजी करेगा। तो इसको जो है डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन कहते हैं। ऐसे कई जो है इस गवर्नमेंट में ऐसे कई एक्ट हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बाईपास करने के लिए हुए हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चीफ जस्टिस जो है वो भी होना चाहिए उस कमिटी में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तय करता है, तो फिर वो एक्ट ले आया गया जिसमें कि उनको हटा दिया गया। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन है, मतलब जो आप सीधे नहीं कर सकते उसको टेढ़े से कर लिया। फोर्स्ड नार्को टेस्ट वायलेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। अब ये देखो, फोर्स नार्को टेस्ट क्या होता है? मतलब नार्को टेस्ट मतलब होता है आपको दवाई खिला दिया गया, आप एकदम बेहोशी में बुदबुदा रहे हो और आपसे डॉक्टर जो है कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप अपने मन का बात बता दे रहे हो। तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 23, उसमें क्या लिखा हुआ है कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, कोई जो मुजरिम है उसको अपने ही अगेंस्ट में आप विटनेस नहीं बना दोगे, खुद के अगेंस्ट में गवाह नहीं बना दोगे। और ये नार्को टेस्ट वही करता है, आप खुद अपनी गवाही देने लगते हो कि हाँ मैंने ये किया है। इसलिए अगेंस्ट है आर्टिकल 23। ये सब दोनों क्वेश्चन जो है सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन ये अर्बिट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंटेन एनी रेफरेंस टू कोऑपरेटिव सोसाइटी? ये भी जो है मॉडरेट लेवल का अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिकल 19(1)(c कहता है हमको फंडामेंटल राइट ऑफ एसोसिएशन है एंड टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स है। ये 97th अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था कि फंडामेंटल राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स। आर्टिकल 43B में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने में हेल्प करेगी एंड लाइक दैट, इस टाइप की बात है, उसके विकास के लिए काम करेगी। तो ये भी है। 43ZH जो है वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में है, पार्ट 9B, ये भी जान लो, पार्ट 9B। अब ये जो है यहाँ ये भी याद कर लो कि पार्ट 9 जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के सारे आर्टिकल हैं, पार्ट 9A जो है म्यूनिसिपैलिटी के, और पार्ट 9B
वो जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के। आर्टिकल 45 जिसमें ये लिखा गया है कि गवर्नमेंट जो है 0 से लेके 6 साल तक के बच्चे का एजुकेशन का समुचित प्रबंध करेगी, उसको बढ़ावा देगी, उसका ओवरऑल विकास करेगी, वो इससे रिलेटेड नहीं है कोऑपरेटिव से। तो ये अगेन जो है एक डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन। उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, अब यहां से तो फिर खतरनाक जो है बाउंसर शुरू होते हैं, जीके एंड करंट इवेंट। उम्मीद सेंट्रल पोर्टल जो है एक पोर्टल है उम्मीद, उसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ये सेंट्रल पोर्टल है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जून 2025। अब ये तो आप शायद नहीं जानते होंगे, डिफिकल्ट। द रीजनल काउंसिल ऑफ नीति आयोग इज चेयर्ड बाय, ये भी आप नहीं जानते होंगे, ये प्राइम मिनिस्टर ही चेयर करते हैं रीजनल काउंसिल जो नीति आयोग होती है। डिफिकल्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेज इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग, वेरी डिफिकल्ट। नीति आयोग बहुत सारे इंडिसेज निकालती है जिसमें रैंक करती है कि कौन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कौन स्टेट आगे है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में कौन आगे है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स उसमें कौन आगे है। लेकिन गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो नीति आयोग नहीं करती है, ये करती है एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में, कार्मिक मंत्रालय में, उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस, डार पीजी। वो जो है गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकालती है। डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये पूरा जो स्लाइड है ये डिफिकल्ट है। अगेन जो डिफिकल्ट शुरू अभी भी चल रहा है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सीबीएफसी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर विच मिनिस्ट्री। ये आसान है, आप जान सकते हो कि भाई फिल्म सर्टिफिकेशन जो कि फिल्म को ए या यूनिवर्सल सर्टिफिकेट जो देती है, उसमें बहुत विवाद होती है, रोक देती है किसी फिल्म का निर्देशन प्रसारण, वो कौन करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। अभी जो सीबीएफसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के जो चेयरपर्सन है उनका नाम है प्रसून जोशी, जो एक कवि जैसे भी हैं, जिन्होंने तारे जमीन पे जो पिक्चर थी उनके वो लेखक भी थे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन। तो ये तो अभी हाल में हुआ है, 1 साल हुआ होगा, जबकि उससे भी कम, जबकि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को जो है इसका चेयरपर्सन बनाया गया। 8वां पे कमीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और जो पेंशनर हैं उनके लिए जो सैलरी का निर्धारण करती है, हर 10 साल पे होता है। पिछला जो है वो 2016 में लागू हुआ था, तो अब 2026 मतलब जब भी लागू होगा, लेकिन 1 जनवरी 2026 से वो पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलेंगे। पंकज जैन जो हैं वो सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। उनको रिटायरमेंट के बाद इसका सदस्य बनाया गया है। 3 मेंबर होते हैं जिसमें कि एक जस्टिस होते हैं चेयरपर्सन, एक सिविल सर्वेंट होते हैं जनरली रिटायर्ड, और एक जो है डिस्टिंग्विश पर्सन होते हैं मैनेजमेंट के, कहीं उन्होंने आईएमओएम से प्रोफेसर लिया होगा। विच सेक्शन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस कहते हैं, जो रिप्लेस करता है इंडियन पैनल कोड जो अंग्रेजों के जमाने से चल रहा था, आईपीसी। तो आईपीसी में एक धारा थी 124A, जो कि बहुत बच्चों को भी परेशान करता था। सेडिशन, कुछ भी कह दिया अपने फेसबुक पोस्ट पे तो हो गया कि आपने तो भारत का अपमान कर दिया और पुलिस पकड़ के ले जाए, तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर उसको सस्पेंड कर दिया था कि इसको जब तक चेंज नहीं किया जाएगा। बीएनएस में वो क्या बन के आया है, वो जो 124A जो है वो बन के आया 152। ये सब सब बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इन अगस्त 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है कहां पे मिले थे? वेरी डिफिकल्ट। ये एससीओ समिट तिनजिन चाइना में होता है। इससे ये केवल ले लो कि एससीओ समिट तिनजिन चाइना में हुआ था 2025 में अगस्त में। ये आप यहां से लेके चले जाओ, बाकी भूल जाओ। इसके अलावा एआई इम्पैक्ट समिट जो है भारत मंडपम में हुआ था अभी जनवरी में, ये भी याद कर लो। G20 समिट इस बार यूएसए में होना है, ये सब भी याद कर लो। द वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरिएट इज लोकेटेड इन, ये सब आपको एकदम पता नहीं होगा, ये मॉरिशियस में है। और इसका इनॉग्रेशन 2018 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया था। ये पोर्ट लुइस जो कि मॉरिशस जो छोटा सा आइलैंड कंट्री है अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे, इंडिया से ईस्टर्न, ये इंडियन पैसिफिक इंडियन ओशन में, जहाँ के लोग घूमने भी जाते हैं। मॉरिशस बहुत ब्यूटीफुल है, उसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। तो यहाँ तो ये नॉलेज लेके कम से कम जाओ कि पोर्ट लुइस जो है मॉरिशस की राजधानी है, और ये भी कि ये वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरिएट जो है, जो हिंदी के बढ़ावे के लिए होगी, वो 2018 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने वहां इनॉग्रेट किया था। फर्स्ट जो है बिम्स्टेक यूथ समिट कब होता है? आप नहीं जानते होगे, ये गांधीनगर गुजरात में पिछले साल में हुआ है। गांधीनगर जो है वो इंडिया में जो अहमदाबाद है उससे 20-25 किलोमीटर पे एक नई शहर बसाई गई थी, वो है गांधी।
31 देखो, विच 3 कंट्रीज रिसेंटली withdrew फ्रॉम इकोवास। पहले तो जानो इकोवास क्या है। यह है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। जानना चाहिए आपको, इसका शॉर्ट फॉर्म है इकोवास। और वहां पे जो है उसमें कई कंट्री उसके मेंबर है, चेक कर लो कितने हैं। उसमें से 3 मेंबर पिछले साल निकल जाते हैं, माली, नाइजर एंड बुर्किना फासो। अभी सब कौन याद रखता है, वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेडिएशन, ये किस कंट्री ने सेटअप किया है? तो चाइना ने हांगकांग में सेटअप किया है, इसके 33 मेंबर है। मोस्ट डिफिकल्ट। मेडिएशन मतलब कि बिना किसी झगड़े के, सुलह के, जैसे अभी मान लीजिए हॉर्मुज का जो समस्या है, यदि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिएशन इसको सुलझा दे तो। द हेडक्वार्टर ऑफ संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ? अब ये आसान क्वेश्चन है, ये आपको जानना चाहिए। बीजिंग में है, मेरे गाइड से लेकर हर जगह है। विच कंट्री इंट्रोड्यूस के वीसा टू अट्रैक्ट फॉरेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी टैलेंट? ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने मंथली वीडियो जो करंट इवेंट की होती है, इसमें मैंने बताया था के वीसा जो है चाइना ने लॉन्च किया है, कि अट्रैक्ट करने के लिए, अपने सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए, कि यदि आप में टैलेंट है, नॉलेज वीसा कह लो, तो आप हमारे कंट्री में आ सकते हैं। जैसे कि यूएसए में बच्चे पूरे चाइना, साउथ कोरिया और इंडिया से गए। चाइना। खर्ग आइलैंड कहाँ है, ये आपको जरूर जानना चाहिए। इस पर तो इतनी बहस हुई। खर्ग आइलैंड, जहां से कि 90% ईरान अपने तेल का एक्सपोर्ट करता है, जो पर्सियन गल्फ में उसकी उसके कंट्रोल में एक आइलैंड है, जहां खूब बमबारी अमेरिका ने किया, पर्सियन गल्फ। वहीं पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी है, जिसपे क्वेश्चन पूछा भी गया है। द बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज वरुणा किस कंट्री के साथ हमने किया, ये जानना चाहिए, इतना कोई मुश्किल नहीं है। हमारी और फ्रांस की नेवी ने वरुणा एक्सरसाइज किया शायद पिछले साल। विच कंट्री इज सिग्नेटरी टू द पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन? ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत विवाद हुआ था। इसमें इंडिया को छोड़ दिया गया था। पैक्स सिलिका मतलब अभी ये हो रहा है कि रेयर अर्थ मिनरल चिप, और जो इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक जो चिप बनाने की जो है, उस पर सभी कंट्री काफी सेंसिटिव हो गए हैं, क्योंकि अब चिप से ही कार भी चलती है, सोलर पैनल भी चलता है, इलेक्ट्रिक बैटरी के लिए भी जरूरी है, कंप्यूटर के लिए, लैपटॉप के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। दुनिया उधर ही जा रही है, और वो चिप की कमी होती जा रही है। अभी जो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ है, तो उसमें एक पदार्थ आती थी, हीलियम। हीलियम HE से इसको दर्शाया जाता है। हीलियम जो है वो चिप में मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। उसके चलते चिप की पूरे वर्ल्ड में कमी हो गई। इंडिया में लैपटॉप के प्राइसेस, मोबाइल फोन के प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो उन सबको सॉर्ट आउट करने के लिए अमेरिका ने, ट्रंप ने पैक्स सिलिका एक जो है किया, सिलिकॉन वैली जो वहां पे कहते हैं, सब कंट्री मिल करके हम लोग चिप मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ावा देने का करेंगे। उसमें चाइना को रखा गया बाहर। उसमें जुड़ी इंडिया। इंडिया नहीं जुड़ी थी, इंडिया बाद में बताएंगे। जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इजराइल, यूके, कतर, यूएई, ग्रीस जुड़े थे। इंडिया को छोड़ दिया गया था। उस पर काफी हंगामा हुआ कि सिलिकॉन वैली में तो इंडियन ही इंडियन है, और इंडिया को छोड़ दिया गया। तो बाद में इंडिया को शामिल किया गया। यहाँ पे देखोगे तो ईरान तो हो नहीं सकता, चाइना नहीं है, रसिया भी नहीं है, जापान केवल है। विच आर्टिकल ऑफ NATO ट्रीटी स्टेट दैट एन अटैक ऑन वन कंट्री अटैक ऑन ऑल? एक पे आक्रमण, सब पे आक्रमण, यही तो है कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम, नाटो जो अभी इस पे चलती है। इसके आर्टिकल 5 मुझे ये याद रहता है, लेकिन आपको याद शायद नहीं होगा। ये इस पे काफी न्यूज में आती है, आर्टिकल 5 के तहत, आर्टिकल 5 के तहत इनफैक्ट कई बार जो है इसको उभारा जाता है। जैसे अभी जब नाटो को कॉल किया यूएस ने कि प्लीज आओ हमें हेल्प करो हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने में, तो उन्होंने कहा आर्टिकल 5 के तहत ये नहीं है। हम पे थोड़े कोई अटैक ईरान ने किया है, ना हम इस वॉर में शामिल है। और आप पे भी अटैक नहीं किया है। आप पे यदि अटैक करता तो हम जाते, आपने उसके ऊपर अटैक किया है, तो कोई बनता नहीं आर्टिकल 5 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ G7? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। G7 के मेंबर आप एकदम गिन सकते हो उंगलियों पे। यूएसए, कनाडा, अमेरिका से आते हैं। यूरोप में जो है यूके, फ्रांस, जर्मनी आ गए। और जापान जो है इधर से, जापान आ गया। इटली भी यूरोप से आते हैं। तो यही कंट्री है। तो ये इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया तो है नहीं, तो आप यहाँ निकाल सकते हो ऑस्ट्रेलिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसको कनेक्ट करता है? आपने तो इतना इस पे सुन लिया होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक्चुअली एक पतला जो है पानी की धार है, जो कि जो जो गल्फ, जो पर्सियन गल्फ है, उसको गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है, और गल्फ ऑफ ओमान इंडियन ओशन में खुल जाती है, उसको अरेबियन सी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो तो पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से, और इससे करीब 20% जो है दुनिया का तेल एंड गैस जो है इसी रूट से सप्लाई होता है। उसी को ईरान ने जो है चोक कर दिया बाद में। यूएसए ने थोड़े दूर में जाके और भी चोक कर दिया। डबल चोकिंग अभी चल रही है। पहले ईरान ने गर्दन दबोचा, और अब जो है यूएस जो है वो दूर में बैठ के वो ईरान के जहाजों को रोक रहा है। अजीब सी जो है मजाकिया सिचुएशन है।
Who among the following describe Article 32 as the heart and soul of the Constitution? ये सब एकदम लड्डू क्वेश्चन है। यहां से इतने लड्डू क्वेश्चन है कि मुझे लगता है 10 मिनट में ये पेपर में एनालाइज कर दूंगा। इसमें कुछ है नहीं, केवल टिक मारते जाना है। बी आर अम्बेडकर ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। है क्या आर्टिकल 32 जो आपको अधिकार देता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का, यदि आपके फंडामेंटल राइट इंफ्रिंज हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। और उसमें जो 5 रिट होते हैं, 5 रिट आपको याद है ना, जरूर याद होने चाहिए। हैबियस कॉर्पस, मंडमस, क्यू वारंटो, प्रोविजन एंड सर्टिफिकेट। इसके मायने भी देख लीजिएगा, लेकिन मैं यदि इस तरीके से एक्सप्लेन किया तब तो ये लड्डू क्वेश्चन में भी काफी टाइम लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? लड्डू क्वेश्चन, केशवानंदा भारती केस। Which article of the Constitution of India gives a working definition of the Indian state? State की definition आर्टिकल 12 में है। मे बी आपको ये डिफिकल्ट लगे, लेकिन यदि आप मेरे स्टूडेंट हैं, कई बार आपको मैंने ये बताया है। इसमें ये ध्यान तो बड़ी मजेदार है कि इसमें लेजिस्लेचर गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट की हो चाहे वो पार्लियामेंट हो, और एग्जीक्यूटिव तो है ही, म्यूनिसिपैलिटी, लोकल गवर्नमेंट सभी स्टेट हैं, लेकिन जुडिशरी को स्टेट से बाहर रखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द राइट टू इक्वलिटी? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ 14, आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, ये 14 है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी 15 एंड 16, ये सब राइट टू इक्वलिटी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जो कि आर्टिकल 19 में है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से बोरो किया गया है? सुपर डुपर इजी, यूएसए से हमने जो है प्रियम्बल एंड जुडिशियल रिव्यू जो है बोरो किया है। यूके से हमने जो है बहुत सारे चीज किया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, प्रिविलेजेज ऑफ द पार्लियामेंट। कनाडा से हम लोगों ने जो जो स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, जिसको रेसिडुअल पावर है, ये सब हम लोगों ने कनाडा से लिया है। Which amendment added fundamental duty to the constitution? We all should know 86th amendment 2002 ने, जो कि राइट टू एजुकेशन देती है, उसने पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए जोड़ा 11th फंडामेंटल ड्यूटी की वो अपने 14 साल से कम बच्चे को पढ़ाई के लिए प्रेरित करेंगे, किसी काम में नहीं लगा देंगे। Which writ is issued to prevent a lower court from exceeding its jurisdiction? मेरे अनुसार से तो ये सर्च्योरी होना चाहिए। मतलब कि जब अपने अधिकार का कोई उल्लंघन करता है तो उसको जो है वो रोक देती है कि नहीं, मैं देखूंगा। बड़े कोर्ट या बड़े ऑफिस कहता है कि तुम इसको मुझे भेज दो, तुम इसको मत देखो। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? वी ऑल शुड नो आर्टिकल 368। यहाँ आर्टिकल 352 है, जो नेशनल इमरजेंसी, इंदिरा गांधी जी ने इसको यूज किया। आर्टिकल 356 है, जो 100 बार से ज्यादा यूज हुआ, स्टेट में इमरजेंसी लगा के प्रेसिडेंट रूल करने के लिए गवर्नर के रिपोर्ट पे। और आर्टिकल 370 है, जिसको एब्रोगेट टाइप का या सस्पेंड कर दिया गया, जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रिविलेज देता था। 49 देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम, कहां से लिया गया? अभी मैंने बताया यूएसए, यूएसएसआर से हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटी लिया। यूके से कई चीज, फ्रांस से क्या, कुछ भी नहीं शायद। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी अंडर, अभी हमने बताया आर्टिकल 352। 360 में जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी है, एक बार भी नहीं लगी है। आर्टिकल 365 क्या है? 365 मुझे लगता है वो ये है कि यदि आपको सेंटर डायरेक्शन दे स्टेट को, एज पर आर्टिकल 257 एंड अदर आर्टिकल्स, और वो स्टेट ना माने तो स्टेट में इमरजेंसी लगाई जा सकती है, वहां की गवर्नमेंट को भंग की जा सकती है। आर्टिकल 365। हु हैज एनालाइज द लीडरशिप इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर रिस्पॉन्स? ये मैंने कितनी बार बताया है, मैरी पार्कर फॉलेट का सर्कुलर रिस्पॉन्स। जब भी मैनेजर और सबॉर्डिनेट बात करते हैं और मैनेजर कुछ भी कहता है, तो सबॉर्डिनेट को ये नहीं सुनाई पड़ता कि उसने अभी क्या कहा है, उसको पिछली सारी बातें और अभी मिला करके उसके मीनिंग सुनाई पड़ते हैं। इसी तरह सबॉर्डिनेट जब उसका जवाब देता है तो उन सारी बातों का जवाब वो देता है, केवल अभी जो एक लाइन हुई है कम्युनिकेशन, उसका जवाब नहीं देता, और इसको सर्कुलर रिस्पॉन्स कहते हैं। सर्कुलर रिस्पॉन्स लीडरशिप को भी दर्शाता है, जो कि रिस्पॉन्सिव होता है, कॉन्सियस होता है, वो पूरी सिचुएशन को समझते हुए कम्युनिकेट करता है। मैरी पार्कर फॉलेट, जो सोशल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करती है। चेस्टर बर्नार्ड, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल सिस्टम करार दिया था। हर्बर्ट साइमन को इंस्पायर करते हैं डिसीजन मेकिंग में और सोशल व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का लेने के लिए, जिन्होंने ये कह दिया था कि ऑथोरिटी लाइज in the subordinates acceptance of the order of superior, ना कि superior में। Which article deals with right to freedom?
वी ऑल नो आर्टिकल 19 टू 22 जो है बहुत सारे हमें राइट्स ऑफ फ्रीडम देती है। आर्टिकल 19 ही हमें 6 फ्रीडम देती है, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन से लेकर के फ्रीडम टू ट्रेड एंड मूवमेंट, एसोसिएशन और 14 टू आर्टिकल जो है राइट टू इक्वलिटी देती है। 23-24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, बच्चों को फैक्ट्री में नहीं लगा सकते, 14 साल से काम, हजार्डस वुमेन और बच्चों की ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। आर्टिकल 25 टू 28 जो है वो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड रिलीजन है, विच अमेंडमेंट इज नोन फॉर एंटी डिफेक्शन प्रोविजन। 52nd अमेंडमेंट 1985 में राजीव गांधी लेकर के आते हैं। 10th शेड्यूल जोड़ा जाता है एंटी डिफेक्शन के लिए, लेकिन अभी भी बदस्तूर जारी है। आपने देखा कैसे 7 MP जो है वो आम आदमी पार्टी के निकल के चले जाते हैं दूसरी पार्टी में। 42nd अमेंडमेंट तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। 44th अमेंडमेंट रिस्टोरेटिव अमेंडमेंट कहलाता है, जिसने 42nd अमेंडमेंट के अधिकतर चीजों को वापस कर दिया, कुछ को छोड़ के। 86th अमेंडमेंट देखा हम लोगों ने कैसे राइट टू एजुकेशन देता है और 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ता है। 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, 9th शेड्यूल जो है फर्स्ट अमेंडमेंट में ही नेहरू जी 1951 जून में लेके आते हैं और उसी से जुड़ जाता है 9th शेड्यूल। क्या है 9th शेड्यूल? इसमें जो भी लॉ रख दिए जाते हैं 9th शेड्यूल में वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाते थे, लेकिन एक केस आया, आईआर कोहलो केस, जिस ईयर में आया देख लीजिएगा हाल में ही, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहुत हुआ, अब इवन 9th शेड्यूल में कोई एक्ट को रखोगे तो वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा। तो ये जो है फर्स्ट अमेंडमेंट से रख दिया। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए इज हेडेड बाय। ये क्वेश्चन आसान होना चाहिए क्योंकि बहुत जगह ये पता है लोगों को कि एनडीएमए प्राइम मिनिस्टर सीधा हेड करते हैं। प्राइम मिनिस्टर कई सारे ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं, जैसे नीति आयोग, उसके भी चेयरपर्सन वही होते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल के भी चेयरपर्सन, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट के भी चेयरपर्सन, लाइक मेनी अदर। विच आर्टिकल डील विद प्रेसिडेंट्स रूल। अभी हम लोग कितनी बार इसका चर्चा किया कि स्टेट में प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 से लगा दिया जाता था, लेकिन एक केस आया 1994 में, उसका नाम था एस आर बोमई केस। एस आर बोमई जो है कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे और उनकी सरकार को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने गिरा दिया था। आर्टिकल 356 के तहत वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी सुनवाई के बाद एक ऐसा डिसीजन दिया कि उसके बाद से तो 356 का एप्लीकेशन ही पूरा घट गया। उसने कहा कि अब ये पूरी तरह जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगी, कोर्ट देखेगी कि सही ढंग से इसका यूज किया गया कि नहीं, क्योंकि इसका काफी मिसयूज हो रहा है। उसके बाद से जो इसकी घटना काफी कम हो गई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज, वी ऑल नो, यहां भी देखो सबसे बड़ा फ्रेज, सबसे सही आंसर, फेडरल विथ यूनिटरी बाइस। इनफैक्ट केसी वेयर जो एक वेरी फेमस थिंकर थे जिन्होंने फेडरलिज्म की एनालिसिस की थी, उन्होंने इंडिया को क्वाजाई फेडरल कहते हैं। क्वाजाई फेडरल मतलब आधा अधूरा फेडरल। Which of the following is not a feature of fundamental rights? जस्टिसेबल है, ऑफ कोर्स जस्टिसेबल है, इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट है, आर्टिकल 32 याद करो, लीगल गारंटी है। ये नॉन जस्टिसेबल नहीं है। जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो नॉन जस्टिसेबल है। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी? अभी हम लोगों ने देखा, ये तो क्वेश्चन रिपीट है, जिसको कि हर्ट एंड सोल कहा अम्बेडकर जी ने, आर्टिकल 32। अब यहाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 226 से ये कैसे अलग है 32। 226 हाईकोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो 5 टाइप के रिट, जो मैंने अभी कुछ मिनट पहले कहा, वो जारी कर सकती है किसी भी सरकार को, स्टेट को, यदि किसी भी तरह का कोई राइट इन्फ्रिंज हो रहा हो लोगों का। तो वो राइट केवल जो है फंडामेंटल राइट ही नहीं, लीगल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी यदि बाधित हो रहा हो तो हाई कोर्ट को ये पावर है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को एक बहुत बड़ी दायरे में रिट जारी करने का अधिकार है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को एक छोटे दायरे में केवल फंडामेंटल राइट के अहित होने पे ही करने का हक है। तो इसका दायरा बड़ा है हाई कोर्ट का अंडर आर्टिकल 226। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज प्रोवाइडेड अंडर, वी ऑल नो, हम जानते हैं, हमारे स्टूडेंट भी, आर्टिकल 148 सीएजी के बारे में है, 280 जो है फाइनेंस कमीशन के बारे में है, 315 यूपीएससी के बारे में है, और 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में है। तो हमें बिल्कुल ये सब पता होना चाहिए। Which amendment
लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18। ये तो सब लड्डू क्वेश्चन का पूरा सिलसिला है। 61st अमेंडमेंट आती है 1989 में। मुझे लगता है राजीव गांधी उस समय तक थे, और इससे जो है 21 से 18 साल घटा दिया जाता है। इसके पहले तारकुंडे कमीशन, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म की कमीशन थी, उन्होंने भी एज घटाने का रिकमेंडेशन दिया था। पोस्ट कॉर्प, जिसका फुल फॉर्म होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, जो कि यही फंक्शन जनरली ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स करते हैं, ये देने वाले थे गुलिक एंड उर्विक। उनकी एक बुक आई थी 1937 में, ए पेपर ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें उन्होंने इसको पॉपुलराइज किया था। एल्टन मायो दिखते हैं, जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। फेडरिक टेलर जाने जाते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए। हेनरी फयोल जाने जाते हैं अपना जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 14 पॉइंट प्रिंसिपल, जिसमें यूनिटी ऑफ कमांड एंड स्केलर चेन, इन सब की बातें थी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी अभी मैंने बताया, फेडरिक टेलर। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एसोसिएटेड विद, अभी मैंने बता दिया। मैक्स वेबर के साथ जो है आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है। हर्बर्ट साइमन के साथ बाउंडेड रैशनैलिटी, रैशनल चॉइस अप्रोच। हुक इटसाइड द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज मेयर प्रोवर्ब एंड मिथ, ये कहने वाले थे हर्बर्ट साइमन, जिन्होंने कि साइंटिफिक बेसिस पे, लॉजिकल पॉजिटिविज्म के बेसिस पे एनालाइज करना शुरू किया ऑर्गेनाइजेशन को। डिसीजन मेकिंग थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, बाउंडेड रैशनैलिटी के लिए जाने जाते हैं, और चेस्टर बर्नार्ड से प्रभावित भी थे। ही ओनली क्रिटिसाइज प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाइक जो टेलर, वेबर, फयोल, गुलिक, उर्बिक, इन सबको कुछ वो साइंटिफिक नहीं है, ऐसा उनका कहना था। सब जो है मिथ या प्रोवर्ब है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी उन्हीं से है हर्बर्ट साइमन। यहाँ पे दिखते हैं फ्रेडरिक्स, जो जाने जाते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ड्वाइट वॉल्डो दिखते हैं, जो फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस फ्रैंक मैरिनी के साथ करते हैं और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर माने जाते हैं। हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी। फ्रेडरिक्स जो इकोलॉजिकल अप्रोच जब वो एनालाइज कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि सोसाइटी तीन टाइप की जो आइडियल सोसाइटी होती है, एक फ्यूज्ड ट्राइबल सोसाइटी, प्रिज्मेटिक हम लोग जैसे डेवलपिंग कंट्री, और डिफ्रैक्टेड जो डेवलप्ड कंट्री है। और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी, सॉरी, प्रिज्मेटिक सोसाइटी के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने एनालाइज किया अपने इकोलॉजिकल अप्रोच में, फ्रेडरिक्स। The ecological approach in public administration associated with, again, Fredericks. Which of the following is a feature of Bavarian bureaucracy? Bavarian bureaucracy impersonal होती है, रूल पे आधारित होती है, स्पेशलाइज होती है, डिवीजन ऑफ वर्क होता है, कैरियर ओरिएंटेड होती है, मेरिट पे आधारित होती है, रीजनल रैशनल लीगल अथॉरिटी होती है। ये सारी इसके फीचर होते हैं। तो इसमें जो अथॉरिटी है वो रैशनल लीगल होती है। इनफैक्ट वेबर ने ये कहा था कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की पहचान ही यही है कि उसकी अथॉरिटी रैशनल लीगल होती है, ना कि करिस्मेटिक या ट्रेडिशनल। जो पुराने ऑर्गेनाइजेशन के जो अथॉरिटी थी वो करिस्मेटिक या ट्रेडिशनल होते थे। Which of the following advocated an optimum rather than fixed span of control? Span of control क्या होता है कि एक जो बॉस है वो कितने सबऑर्डिनेट को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है। ये है, क्या 3, क्या 4, क्या 5, और इसका क्या कोई बेसिस भी है। यहाँ पे याद रखिए कि ए वी ग्रैकुनास ने मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाला था कि यदि आप 5 सबऑर्डिनेट को डायरेक्टली मैनेज करते हो तो आपको 120 रिलेशन मैनेज करना पड़ेगा। मतलब जो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ते हैं, तो जो रिलेशनशिप आपको जो मैनेज करना पड़ता है, इंटरेक्शन, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ते हैं। इसलिए आफ्टर ए पॉइंट इट इज वेरी डिफिकल्ट कि एक सबऑर्डिनेट बॉस सब इफेक्टिवली 5 से 6 से अधिक सबऑर्डिनेट को डायरेक्टली हैंडल कर पाए। इसको स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। इनफैक्ट इसको क्वाइन करने वाले सर इयान हैमिल्टन है, यूके के माना जाता है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई एक खास नंबर नहीं है स्पैन ऑफ कंट्रोल के, 4 सबऑर्डिनेट 5, लेकिन मतलब बस सिचुएशन पे आधारित है, ऐसा किसने कहा होगा। तो ये ज्यादा जो है, मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन ज्यादा हर्बर्ट साइमन कहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि गुलिक, उर्विक, इन सब ने जो बांट दिया था कि 5 या 6 होगा, जस्ट ऐसे ही, उन्होंने कोई साइंटिफिक नहीं था। फिर भी ये क्वेश्चन मार्क में कर रहा हूँ, डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत कम डिफिकल्ट क्वेश्चन है। द टर्म परफॉर्मेंस बजट कहाँ से किसने क्वाइन किया था? ये भी डिफिकल्ट इसलिए है कि वी ऑल नो, मैंने अपने गाइड में भी दिया है कि हूवर कमीशन आई थी यूएसए में, उसने परफॉर्मेंस बजट की बात की थी। परफॉर्मेंस बजट जो है वो होता क्या है? बेसिकली अभी इंडिया में, पूरी दुनिया में अधिकतर लाइन बजट चलता है। लाइन बजट मतलब कि पेंसिल
कोई डिपार्टमेंट बोलेगा 100 खरीदेंगे उसका 50 रुपया हुआ, इस टाइप के लाइन में हर आइटम लिखी जाती है, उस कितने क्वांटिटी है, उसका क्या प्राइस टैग है, इसको बजट कहते हैं। परफॉर्मेंस बजट में ऐसे लिखा जाता है कि ये प्रोजेक्ट है, इसका ये परफॉर्मेंस आउटकम होगा, इससे ये ऑब्जेक्टिव है और इसके लिए इतने पैसे चाहिए। प्रोजेक्ट के आउटकम के बेसिस और उसके परफॉर्मेंस पे पैसा आपको मिलता है। वेरी न्यू काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, इंडिया में वो ऐसे सक्सेसफुल हुआ नहीं। ये फर्स्ट हुबर कमीशन रिपोर्ट में आती है, सेकंड नहीं। यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो फर्स्ट सेकंड में, क्योंकि दोनों हुबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसिस इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तो अब यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हो, लेकिन इफिशियंसी प्रोडक्टिविटी को सबसे ज्यादा प्रमोट साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर का करता है, ना कि इकोलॉजिकल अप्रोच, बिहेवियरल या ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर emphasize इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हेनरी फायोल, लूथर गुलिक, मैक्स वेबर, ये सब मैकेनिस्टिक मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन के समर्थक थे, जिसमें कि कोई इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको स्केलर चेन इन्होंने कहा, यह हायरार्की वो होती थी। चेस्टर बर्नार्ड वाज फर्स्ट टू गिव इंपॉर्टेंस टू द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जैसे कि कैंटीन में जो एक ग्रुप बन जाता है, साथ में लंच करते हैं, वो कई बार लंच के बाद थोड़े वॉक भी लेते हैं। पानी जहाँ पे लोग पीते हैं, एक्वा गार्ड लगी होती है ऑफिस में, वहां पे जो लोग 5 मिनट के लिए भी बातें करते हैं, कैंटीन में चाय पीते हुए करते हैं, इधर उधर इवन ताश खेलते हुए वो करते हैं। इस तरह का जो इनफॉर्मल ग्रुप बन जाता है, जैसे ही आप किसी फैक्ट्री में जाओगे, ऐसे छोटे छोटे ग्रुप दिखेंगे, दो ज्यादा इनफॉर्मल ग्रुप्स, और उसको उसका बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो उसकी यूटिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन में, ये चेस्टर बर्नार्ड ने कहा था। वन यूटिलिटी है कि वो जो ऑथोरिटी होती है उसके मिथ को वो फैलाता है, कि हमारे बॉस तो इतने पावरफुल है, जानते हो एक दिन उसने चैम्बर से उसको निकाल दिया, एक बड़े बिजनेसमैन आए थे तो उसको उन्होंने ऐसे बाहर कर दिया एंड ऑल, वो किसी की नॉनसेंस नहीं सुनते। उस तरह के मिथ को क्रिएट करता है, उससे ऑथोरिटी की जो है पावर बढ़ती है, उसके ऑर्डर ऑथोरिटेटिव हो जाते हैं। कई ऐसे, लाइक सूचना को फैलाने में ग्रेप वाइन की तरह, अंगूर के लत्तर की तरह, यदि आपने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई फैला दिया तो जंगल में आग की तरह सूचना फैल जाएगी। जबकि फॉर्मल यदि आपने नोटिस दे करके कोई सूचना दी, तो पता लगा कि वो तो बहुत समय तक आपको पता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 81 नंबर, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज एसोसिएटेड विद। यूनिटी ऑफ कमांड जो है, ये 14 पॉइंट प्रिंसिपल जो हेनरी फयोल की, तो जो उनके जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 के बुक में थी, उसका एक जो मेजर कॉन्सेप्ट है 14 पॉइंट प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड। क्या है यूनिटी ऑफ कमांड? एक सबॉर्डिनेट का बस ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बॉस होना चाहिए। इस बात को ध्यान दो, कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि एक बॉस को एक सबॉर्डिनेट। नो, एक सबॉर्डिनेट को एक बॉस होना चाहिए, ये नहीं कि इसका कोई दूसरा बॉस भी है। नो, ये यूनिटी ऑफ कमांड को तोड़ता है, और इसको देने वाले थे हेनरी फायोल। अब यहाँ पे ध्यान रखो कि हर्बर्ट साइमन और टेलर जो हैं, दोनों इसको तोड़ने के हिमायती थे। उनका कहना था कि यूनिटी ऑफ कमांड ऑर्गेनाइजेशन में इनएफिशिएंसी लाती है। इफिशिएंसी के लिए एक सबऑर्डिनेट को कई बॉस हो सकते हैं। हु कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी एज द कंटिनेंटल नॉनसेंस या न्यूसेंस। तो ये जो है, मेरे अपने गाइड में भी दिया, ये बहुत फेमस है। ब्यूरोक्रेसी को कई कई लोग कई चीजें कहते हैं, कंटिनेंटल न्यूसेंस है, फीवर जैसी है, एक जो है ना लर्न करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, ये मौज करती है पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में, जो है ये मौज करती है, अनरिस्पॉन्सिव है, रूलिंग सर्वेंट है, रॉबर्ट के मेटर ने कहा था, अपनी गलतियों से नहीं सीखती है, क्रोजियर ने कहा था। तो ब्यूरोक्रेसी पे बहुत सारे आरोप लगाए थे, उसी में से एक है कंटिनेंटल न्यूसेंस। ये थॉमस कार्लाइल ने कहा था। थॉमस कार्लाइल जो है एक सैटरिस्ट, एक पोलेमिक राइटर था। पोलेमिक मतलब किसी चीज की बहुत तीखी बुराई करनी अपनी कॉलम से और पूरा तहलका मचा देना। तो ब्यूरोक्रेसी के काफी जो है वो तीखी आलोचक थे यूके। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी जो है वो एक पब्लिक डिसीजन है, कलेक्टिव डिसीजन है, जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा ली जाती है पब्लिक प्रॉब्लम, जो कॉमन सोसाइटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो इतनी अच्छी तरीके से तो यहाँ कह नहीं पाए हैं, बेसिकली डिसीजन है। यहाँ पे वो जो है पॉलिसी मैनिफेस्टो तो होगा नहीं, जुडिशियल वर्डिक्ट होगा नहीं, इंडिविजुअल डिसीजन नहीं है, पब्लिक डिसीजन या कलेक्टिव डिसीजन। तो एक ही बजाता है गवर्नमेंट एक्शन, लेकिन ऐसा नहीं है, हर गवर्नमेंट एक्शन पब्लिक पॉलिसी नहीं होती है। एक डेफिनेटिव डिसीजन जिससे गवर्नमेंट आगे चलती है, जो पब्लिक डोमेन में लिया जाता है, कलेक्टिव लिया जाता है, सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है, उसको हम कहते हैं पब्लिक पॉलिसी। जैसे फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने कलेक्टिव मेथड से ये डिसाइड किया कि हम 5 किलो अनाज जो है वो कोविड के टाइम में गरीब लोगों को, बीपीएल को देंगे। दिस इज पब्लिक पॉलिसी।
जैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम किसानों को जो है 1500 रुपए किसान सम्मान निधि में देंगे, दैट इज अ पब्लिक पॉलिसी। तो जितने भी आप देखते हो पब्लिक पॉलिसी वही है जो गवर्नमेंट बनाती है। इवन लाइक कि औरतों को हम रिजर्वेशन देंगे, पब्लिक पॉलिसी। कुछ पब्लिक पॉलिसी कैबिनेट के डिसीजन से लागू होते हैं, कुछ जो है एक्ट से लागू होते हैं, कुछ अमेंडमेंट से लागू होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इंक्लूड, गुड गवर्नेंस का मतलब हो ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिव हो, जितनी अच्छी बात है, इफिशियंट हो, इफेक्टिव हो, कोलेबोरेटिव हो, सब मिल के करें। तो यहाँ पे देखो तो एक ही उसमें अच्छी बात है, अकाउंटेबिलिटी, ऑथोरिटी, सेंट्रलाइजेशन, सेक्रेसी, ये सब गुड गवर्नेंस को के अगेंस्ट है। गुड गवर्नेंस जो है 1994 में यूएनडीपी की एक रिपोर्ट आती है, उसका उसका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट था, उसमें जो है गुड गवर्नेंस को उभारा जाता है। सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। 1992 में एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड बैंक की, जो मैं कह रहा था ह्यूमन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट। 1992 में जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है वर्ल्ड बैंक की, उसमें गुड गवर्नेंस को डिफाइन किया था। गुड गवर्नेंस मतलब मैं कई बार कह चुका हूं, ये डेवलप्ड कंट्री का इशारा था हम लोग की तरफ कि तुम लोग डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री, तुम लोग बैड गवर्नेंस करते हो, इसीलिए पिछड़े हो, गवर्नेंस में सुधर जाओ, लाइक दैट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एम्फेसाइजेस, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट 1980s के लास्ट में आती है, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर की जो मैनेजमेंट स्टाइल है उसको पब्लिक सेक्टर में अपनाने की कवायद थी। आउटसोर्सिंग कर देना, गवर्नमेंट को छोटा करना, गवर्नमेंट को स्टीयर करना है, ना कि खुद रो करना है। मतलब कि प्राइवेट को आगे लाओ, गवर्नमेंट की जो इंटरप्राइज को पीछे ले जाओ, प्राइवेटाइजेशन करो एंड ऑल। तो उसमें सेंट्रलाइजेशन नहीं था, ब्यूरोक्रेसी तो नहीं कह सकते इसको, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल को कम करना था, हिरार्की को भी कम करना था। ये मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। जीरो बेस्ड बजट जो है कौन इंट्रोड्यूस किया, ये सब स्टूडेंट रट लेते हैं, मेरे गाइड में भी है। ये भी यूएस के हैं, पीटर ए फायर। ये है क्या जीरो बेस्ड बजट? मतलब कि अभी आपने देखा परफॉर्मेंस बजट, आपको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया जाता है। अब इस साल आपको मान लीजिए एक प्रोजेक्ट के लिए आपको गांव में 10 तालाब बनाने हैं, इससे गांव में मछली पालन होगा, गांव की उन्नति होगी, ब्यूटिफिकेशन होगा, ये आपका मान लीजिए परफॉर्मेंस था। तो आपको 100 रुपये मिले मान लीजिए। अगले साल क्या कहा जाएगा कि जो जीरो बेस बजटिंग में कि आपका वो प्रोजेक्ट गायब हो गया, आपको उसमें जीरो फंड है। अब आप बताइए आपको क्यों फंड जो है इस साल फिर चाहिए, बजट क्यों चाहिए उस 10 तालाब के लिए? जबकि जीरो बेस बजट जो नहीं है, अभी इंडिया में नहीं है लगभग, तो आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, वो अगले साल उसको ऑटोमेटिक फंडिंग हो जाती है कि सर वो जो 10 तालाब था अभी तो 5 ही बनाए, तो इस साल और हमको 100 रुपए चाहिए। लेकिन जीरो बेस बजट में आपको सब जीरो कर दिया जाएगा, आपको हर साल आपको फिर से जस्टिफाई करना है कि ये प्रोजेक्ट क्यों जारी रखा जाए। जीरो बेस बजट इंडिया में फिर नहीं आ पाया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट? अभी हमने देखा कि वो प्राइवेट सेक्टर के मैनेजमेंट स्टाइल को पब्लिक सेक्टर में अपनाने की कवायद थी। नियो लिबरलिज्म की जो बहार चल रही थी, नियो लिबरल समाज, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, एलपीजी, उससे एडमिनिस्ट्रेशन अपने को अलाइन करने की कवायद थी। तो इट हैज मार्केट ओरिएंटेशन सही है, इट एडवोकेट्स मैनेजरियल ऑटोनॉमी, ये भी सही है, इट फोकसेज ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल सही है, लेकिन इट अपहोल्ड्स पब्लिक इंटरेस्ट। बहुत ही दुखद ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इसमें खो गया, मार्केट इतना हावी हो गया कि पब्लिक स्पिरिटेडनेस जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वहीं कहीं खो गया, सोशल इक्विटी खो गया, सोशल वेलफेयर खो गया, और इसी के चलते एनपीएम को तुरंत नकार दिया गया। यही सही है। ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? यूज ऑफ आईसीटी इन गवर्नेंस। जैसे कि आप ऑनलाइन, अभी आपने देखा ना, ईरो नेट जो है उस टाइप की, जो ऑनलाइन जा करके माई गॉव है, या आप ऑनलाइन टिकट बुक कर लो, या गवर्नमेंट की कोई सेवा ले लो, पासपोर्ट सेवा ले लो एंड ऑल, ये सब ई गवर्नेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम? तो ये कौन बोलेगा नहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम हम है नहीं, कन्फेडरल नहीं है, मिलिट्री कंट्रोल नहीं है, हम एक ही बसता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री सिस्टम विद executive accountability to the parliament. Who among the following is the real executive in India? Of course, Prime Minister, who heads the Council of Ministers. As per Article 74, President is bound by the aid and advice of the Council of Ministers headed by Prime Minister. That's why de facto real authority Prime Minister, डी जीरो रूल के अनुसार ऑथोरिटी प्रेसिडेंट, सारा राजकाज प्रेसिडेंट के नाम पे, लेकिन एक्चुअल ऑथोरिटी प्राइम मिनिस्टर।
द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए क्या कैसी बॉडी है? अभी हमने कितने बार देखा इसी पेपर में, आर्टिकल 324 के तहत है। इसका मतलब जो भी आर्टिकल के तहत होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। जो आर्टिकल नहीं लेकिन किसी एक्ट से बना है, लाइक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ये सारी जो कमीशन है वो एक्ट से बने हैं, इसलिए वो स्टैट्यूटरी है। और जो ना तो एक्ट से बनते हैं और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लाइक प्लानिंग कमीशन पहले और नीति आयोग अब, ये सब जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी है। Which of the following amendments introduce the reservation for economically weaker section? We all should know 103rd amendment. 104th amendment ने दो सीट जो एंग्लो इंडियन की होती थी पार्लियामेंट में उसको एबॉलिश कर दिया। 102nd amendment ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया। 100th amendment क्या था ये चेक कर ले। The concept of coalition government became prominent in India after 1989 election. वैसे तो 1967 इलेक्शन के बाद कुछ स्टेट में, 8-9 स्टेट में जो है कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी अगेंस्ट कांग्रेस, लेकिन सेंटर में पहली बार जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी वो 1989 में, जब राजीव गांधी की कांग्रेस जब हार गई तो बीपी सिंह के नेतृत्व में जो सरकार बनी, और ये काफी दिन 2014 तक चलता रहा। उसके बाद बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली, लेकिन वो केवल 10 साल तक ही रही। 10 साल के बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी को फिर जो है पूरी मेजोरिटी नहीं आई, और एक बार फिर से रियल कोलिशन गवर्नमेंट अभी चल रही है। 2014 से 2024 के बीच में भी कोलिशन गवर्नमेंट थी, ध्यान रखो, लेकिन उसको मेजोरिटी कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, जहां एक ही पार्टी को मेजोरिटी है, लेकिन केवल एक गुड फेथ में कुछ पार्टी के साथ सरकार बनाई जाती है। लेकिन real coalition was from 1989 to 2014 and 2024 onward. The governor of a state is appointed by president, of course, by the advice of, or only as per the advice of the council of minister headed by prime minister. So really prime minister appoint करते हैं गवर्नर को। यहाँ ये ध्यान दो कि गवर्नर की जो रिलेटेड आर्टिकल है, मुझे लगता है 154 सबके आगे है, उसमें यह लिखा गया है गवर्नर जनरली 5 साल के लिए अपॉइंट होंगे, लेकिन यह भी लिखा गया है कि वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जब तक है तब तक ऑफिस होल्ड करते हैं, मतलब कभी भी हटाया जा सकता है। दोनों बातें हैं। 95 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पार्टी सिस्टम इन कंटेम्प्रेरी इंडिया? पार्टी सिस्टम एक मल्टी पार्टी सिस्टम, आपको पता है दर्जनों पार्टी है, ना कि 2 पार्टी या 1 पार्टी नहीं है। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इन्फोर्स्ड ड्यूरिंग इलेक्शन, वी ऑल नो, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और बातें जान लो। 1968 पहला साल था जब केरला में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है पहली बार आया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नॉन जस्टिसेबल है, कोर्ट में कोई नहीं जा सकता है, ये एक तरह का गुड फेथ में है कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, धर्म जाति के नाम पे वोट मत मांगो, और बहुत सारे और, ट्रांसपेरेंसी रखो, इतने पैसे खर्च मत करो। एंड पैसे खर्च करना तो खैर एक तरह का लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कोई नई पॉलिसी उस समय डिक्लेयर मत करो, ऐसा कुछ मत करो जो इलेक्शन को प्रभावित करे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रेशर ग्रुप? प्रेशर या इंटरेस्ट ग्रुप जो कि अपने मेंबर्स के लिए लॉबिंग करती है सरकार के कि ऐसी पॉलिसी फेवरेबल बनाओ, उसको प्रेशर ग्रुप कहते हैं। तो इसमें से यदि आप देखोगे तो ट्रेड यूनियन एक टिपिकल प्रेशर ग्रुप है। सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, ऑफ कोर्स, लोकसभा, ना कि पार्लियामेंट, ध्यान देना, केवल लोअर हाउस, क्योंकि पीपल के हाउस है। यहाँ पे ये ध्यान दो कि जो ऑफिसर होते हैं, बाबू होते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो कैसे पीपुल को अकाउंटेबल होते हैं। तो देखो क्या है, ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, ये अकाउंटेबल होते हैं अपने मिनिस्टर को, और मिनिस्टर अकाउंटेबल होते हैं कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली पार्लियामेंट को या लेजिस्लेचर को, और लेजिस्लेचर अकाउंटेबल होते हैं पीपल को। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, एक चेन, दो चेन, तीन चेन। तो सीधा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पीपल को अकाउंटेबल नहीं होते हैं, थ्रू मिनिस्टर वो अकाउंटेबल होते हैं। विच कमीशन इज एसोसिएटेड विद सेंटर स्टेट रिलेशन? सेंटर स्टेट रिलेशन के दो कमीशन सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्थापित की। पहली सरकारिया कमीशन 1983 में, फिर बाद में जो है 2007 में एम कुंशी कमीशन सरकार ने एस्टेब्लिश किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। दो और कमीशन जो आई है वो दोनों डीएमके गवर्नमेंट जो तमिलनाडु की है, एक 1969 में राज मुन्नार कमेटी, और दूसरी अभी 2025 में
जस्टिस कुरियन कमेटी उन्होंने बनाया। Who among the following is critic of bureaucratic theory? ये आपको बम कर सकता है, फाइनल क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आप, क्योंकि इसमें फ्रेडरिक्स भी क्रिटिक हैं, रॉबर्ट प्रेस्थस कैसे प्रोनाउंस करें, जैसे भी आप, ये भी जो है क्रिटिक रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े क्रिटिक जो है माइकल क्रोजियर रहे हैं। उन्होंने एक बुक लिखा था 1964 में, द ब्यूरोक्रेटिक फिनोमेना, और उसमें उन्होंने उसकी जो रिजिडिटी थी, जो जो ग्रिड लॉक हो जाता है, पब्लिक से कट जाते हैं, अपने आइवरी टावर में रहते हैं, जो अपने गलतियों से लर्न भी नहीं कर पाते हैं। क्रोजियर ने कहा था, ब्यूरोक्रेसी कैनॉट लर्न फ्रॉम इट्स मिस्टेक, यही बात। ब्यूरोक्रेसी इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कैनॉट करेक्ट इट्स बिहेवियर बाय लर्निंग, माइकल क्रोजियर। तो इसीलिए माइकल क्रोजियर इज द राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं आपको थैंक यू बोलूं और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दो रिगार्डिंग बैचेज एंड ऑल, आप पूछेंगे सर इसका कट ऑफ किया जाएगा, वेरी हाई कट ऑफ जाएगा, नो डाउट। इसमें 100 क्वेश्चन हैं, मेरे अनुसार से 10 क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, गेस करोगे, क्योंकि वो सब वही हैं कि जीके और करंट इवेंट, जो पिकुलियर क्वेश्चन हमने हिंदी सेक्रेटरीट से लेकर के स्टीनेट कमेटी की रीजनल कहाँ बैठक हुई है उस टाइप में पूछा है, वो 10 क्वेश्चन को निकाल दो तो 90 क्वेश्चन जो है डुएबल हैं। उसमें 80 क्वेश्चन जो है बहुत सारे स्टूडेंट लाएंगे जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है। सो कट ऑफ मेरे अनुसार से इसमें होगा 80 प्लस, डेफिनेटली 80 प्लस विल बी द कट ऑफ। यदि आप इसको सुन के निराश हैं तो मत होइए, अभी आपके हाथ में बहुत सारे चांसेस हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं वो बैच जिसमें जेएमआई की पॉलिटिकल साइंस, आईआर, सीपीईटी की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस, एएमयू, सीपीजी, इन सब के लिए है, आगे के स्लाइड में आपको बताया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और एक बार फिर आपको याद दिला रहे हैं, यदि आप जेएमआई, उसके साथ में सीपेट भी है, एएमयू है, सीपीजी है, असम के लिए होता है, यदि आप इसका बेहतर ढंग से लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप रजिस्टर करें, अपना मेल, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर paulsanself@gmail.com। एक बात याद रखें, आप कभी भी ज्वाइन करें, पूरे जो अभी तक मॉक हुए हैं वो आपको लाइव मिलते हैं, याद रखिएगा, लाइव, नथिंग यू आर लूजिंग। दिस वे आप मुझ तक पहुंच सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपके सवालों के जवाब देने की, आपसे बातें करने की। चलिए मिलते हैं, एक और वीडियो, ये सीरीज रहेगी जारी, और इसके साथ यदि आप सीपीईटी ले रहे हैं तो आपके लिए भी अच्छी खबर है कि बिफोर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो पॉल थ्योरी, डब्ल्यूपीटी और इंडियन पॉलिटी, इन तीनों पे आपके लिए भी 3 इयर्स पेपर एनालिसिस होगी, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए इंतजार कीजिए, बहुत जल्द मिलेंगे इस वीडियो सीरीज के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी।